बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास ने इसराइल पर एक ज़बरदस्त हमला किया। हालिया तारीख़ में इस नौयत के हमले की कोई मिसाल नहीं मिलती। मशरक़ वस्ती में इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा तो बहुत पुराना है और 1948 में इसराइली रियासत के क़याम के बाद कई बार अरब इसराइल जंगें भी हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि फ़लस्तीन की सरज़मीन से उठने वाली तंजीम हमास वजूद में कैसे आई, और क्या हमास और इसराइल के दरमियान पहले भी झड़पें या जंगें हुई है या ऐसा पहली बार हुआ है। आइए आज की वीडियो में हम इन बातों का जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, हमास की बुनियाद गज़ा में एक इमाम शेख अहमद यासीन और इनके माउन अब्दुल अजीज़ ने 1987 में उस वक़्त रखी थी जब फ़लस्तीनी इलाक़ों पर इसराइल के कब्ज़े के ख़िलाफ़ बगावत, जिसे अरबी में इंतकाज़ा कहा जाता है, उभर रही थी। हुआ यूँ कि 8 दिसंबर 1987 को गज़ा में एक इसराइली ड्राइवर की गफलत के बाइस मुतअद्दिद फ़लस्तीनी जान से चले गए। इस वाक़ये ने फ़लस्तीन में गुस्से की आग भड़का दी और जिसके बाद पूरे फ़लस्तीन में एहतजाज शुरू हो गया। उस वक़्त फ़लस्तीन लिब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO इसराइल के ख़िलाफ़ सियासी जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन ये तंजीम बहुत ज़्यादा मौसर साबित नहीं हो रही थी और फ़लस्तीन की आवाम इससे कुछ ज़्यादा पुरुमीद भी नहीं थी। तो इस मौके पर PLO ने भी अपने हामियों को इस इंतकाज़ा में शामिल होने की अपील कर दी। इसके अलावा मिस्र की तंजीम अख़वानुल मुस्लिमीन ने भी मुसल्लह तौर पर इस जद्दोजहद में शामिल होने का फ़ैसला किया और उन्होंने फ़लस्तीन को आज़ाद कराने के लिए इसराइल के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद करने के लिए अल-क़साम ब्रिगेड के नाम से एक अस्करी विंग तश्कील दिया। 14 दिसंबर को शेख यासीन की क़यादत में अख़वानुल मुस्लिमीन ने एक किताबचा भी जारी किया जिसमें फ़लस्तीनियों से कहा गया कि वो इसराइली कब्ज़े का मुकाबला करे। जनवरी में उन्होंने इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक, जिसे अरबी में मुख्तसरन हम हमास कह सकते हैं, के नाम से एक और किताबचा भी जारी किया और यूँ हमास के नाम से इस तहरीक का बाकायदा बुनियाद रख दी गई। 19 अगस्त 1988 को हमास ने जो चार्टर जारी किया वो मुकम्मल तौर पर इसराइल और यहूदी मुखालिफ था। इस चार्टर के नुकात कुछ यूँ थे कि फ़लस्तीन एक इस्लामी वक़फ़ ज़मीन है जिसे क़यामत तक मुसलमानों के लिए मख़सूस होना चाहिए और मसले फ़लस्तीन का हल जहाद के अलावा कुछ भी नहीं, और अमन के तमाम इक़दामात सिर्फ वक्त का ज़िया और फजूलियात है। हमास की मकबूलियत में उस वक़्त इजाफ़ा हुआ कि जब 1990 की दहाई में PLO फ़लस्तीन के मसले के लिए अमन की कोशिशों में शामिल होने के लिए आगे बढ़ा, तो उस मौके पर हमास ने अपनी पोजीशन मज़ीद सख्त कर ली और खुलकर इन इक़दामात की मुखालिफत की। अप्रैल 1993 में PLO के रहनुमा यासिर अराफ़ात और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म रवावन के दरमियान होने वाले इस मुआहदे की हमास ने शदीद मुखालिफत की। इस मुआहदे के तहत फ़लस्तीनी अथॉरिटी का क़याम अमल में आया, जिसे वेस्ट बैंक और गज़ा के कुछ हिस्सों पर एक महदूद और ख़ुद मुख्तार हुकूमत कायम करने का इख्तियार दे दिया गया। जब PLO ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो हमास ने 2 रियासती हल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और दरियाए उर्दन से बहरे रूम तक पूरे फ़लस्तीन को आज़ाद कराने के अज़म का इजहार किया। इसके बाद हमास अपनी मुख्तलिफ शाखों के साथ एक तंजीम के तौर पर सामने आ गई। इसका समाजी विंग इस्लामी तालीम और खैराती कामों में शामिल है, पॉलिटिकल विंग सियासी और हुकूमती मामलात को देखता है, जबकि एक अस्करी विंग फ़ौजी मनसूबाबंदी और हथियारों के इंतज़ाम के लिए काम करता है। अक्टूबर 1994 में ओस्लो मुआहदे पर दस्तखत होने के एक साल बाद हमास ने अपना पहला खुदकुश हमला किया जिसमें तल अवीव में 22 अफराद हिलाक हुए। 1997 में अमेरिका ने हमास को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद अमेरिका की कई इत्तेहादी यूरोपीय ममालिक भी इस तंजीम को दहशतगर्द करार दे चुके हैं। 1990 के दहाई के आखिर और 2000 के अवाइल में हमास ने इसराइल को निशाना बनाते हुए कई और हमले भी किए। सन 2000 में जब दूसरी बार बगावत शुरू हुई तो हमास ही इसको लीड कर रही थी। इसके हामियों ने इसराइली फ़ौजियों के साथ सड़कों पर दो बदू लड़ाई लड़ी और इसराइली फ़ौजियों ने भी इस एहतजाज को कुचलने के लिए ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। मार्च 2004 में इसराइल के गज़ा शहर पर हेलीकॉप्टर की फायरिंग से शेख यासीन यानी हमास के बानी शहीद हो गए। शेख यासीन के जानिशीन अब्दुल अजीज़ को भी इसराइल की तरफ से 2004 में निशाना बना दिया गया। इसके बाद हमास भी इसराइली फ़ौजियों और आबादियों को निशाना बनाता रहा। उस वक़्त गज़ा के इलाके में सिर्फ 9000 यहूदी आबाद थे। इतनी कम आबादी की हिफाजत के लिए इसराइल को सिक्योरिटी की मद में भारी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ रहे थे। इसका कोई हल भी सामने नज़र नहीं आ रहा था। लिहाजा 2005 में इसराइल के उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म एरल शेरोन ने यहूदी फ़ौजियों और सिविलियन आबादी को गज़ा से इनखला का हुक्म दे दिया। हमास की मुसल्लह जद्दोजहद और इसके बदले में इसराइल की जानिब से शहरी इलाकों पर की जाने वाली जवाबी कार्रवाइयों ने फ़लस्तीनी मुसलमानों के दिलों में आज़ादी की जद्दोजहद और इसराइल के ख़िलाफ़ नफ़रत में मज़ीद इजाफ़ा किया।
اور یہی وجہ تھی کہ 2006 میں فلسطین کے زیر کنٹرول علاقوں میں ہونے والے انتخابات میں حماس نے 132 میں سے 74 نشستیں حاصل کی، جبکہ فتح پارٹی جو PLO کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی تھی اس کو محض 45 نشستیں ملی۔ اس کے بعد حماس نے اپنی حکمت عملی میں پہلی بار کچھ اعتدال پسندی کا مظاہرہ کیا، اسرائیل کی تباہی کے مطالبے کو چھوڑ دیا جس کا ذکر 1988 کے چارٹر میں کیا گیا تھا، اور کہا کہ اس کی پہلی ترجیح فلسطینیوں کے حالات کو بدلنا ہے۔ حماس نے حکومت تو بنا لی لیکن اس کی کوششوں کے باوجود اسے اسرائیل اور بیشتر بین الاقوامی طاقتوں کی مخالفت کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ کی طرح کئی یورپی ممالک نے بھی حماس کو دہشت گرد قرار دیا تھا۔ ویسٹ بینک میں فتح اور حماس کے درمیان کشیدگی بڑھنے پر فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے حماس کی حکومت کو تحلیل کرتے ہوئے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ اس کے نتیجے میں فتح اور حماس کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئی اور بالآخر فتح نے حماس کو ویسٹ بینک سے اور حماس نے فتح کو 2007 میں غزہ سے بے دخل کر دیا۔ تب سے غزہ میں حماس کی ہی حکومت ہے۔ غزہ پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اسرائیل نے اس چھوٹی سی پٹی پر مکمل ناکہ بندی کر دی جس نے اس علاقے کو عملی طور پر تب سے آج تک ایک کلی دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر رکھا ہے، جہاں پر تقریباً 20 لاکھ فلسطینی رہتے ہیں۔ دسمبر 2008 میں اسرائیل نے غزہ میں فوجی کارروائیوں کا اس وقت آغاز کیا کہ جب حماس کی جانب سے جنوبی اسرائیل قصبے پر راکٹ فائر کیے گئے۔ 22 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ میں 1000 سے زیادہ فلسطینی شہید اور 13 اسرائیلیوں کی ہلاکت ہوئی۔ نومبر 2012 میں اسرائیل نے حماس کے فوجی سربراہ احمد جوباری کو بھی نشانہ بنایا۔ ایک ہفتے سے زائد رہنے والی ان جھڑپوں میں کم از کم 150 فلسطینی شہید ہوئے اور 6 اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ 2014 کے وسط میں حماس کے ہاتھوں 3 اسرائیلی نوجوانوں کا اغوا اور قتل 7 ہفتوں تک جاری رہنے والے ایک اور جنگ کا باعث بنا، اور اسرائیلیوں کی طرف سے آپریشن پروٹیکٹیو ایج کے نام سے کیے جانے والے آپریشن کے دوران غزہ میں تقریباً 2000 فلسطینی شہید، 11000 سے زیادہ زخمی اور ہزاروں گھر تباہ ہوئے، جبکہ دوسری طرف اس جنگ میں 73 اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے۔ مارچ 2018 میں اسرائیل کی غزہ کی سرحد پر ناکہ بندی کے خلاف فلسطینیوں کا احتجاج ایک بار پھر شروع ہوا۔ کئی مہینوں تک جاری رہنے والے احتجاجی مظاہروں میں 170 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے، جس کے نتیجے میں حماس اور اسرائیلی افواج کے درمیان لڑائی میں پھر تیزی آئی۔ مئی 2021 میں رمضان کے مہینے میں اسرائیلی پولیس کی مسجد اقصی کے قریب فلسطینی مظاہرین کے ساتھ ایک اور جھڑپ ہوئی۔ دوستو، اگر ہم مشرق وسطیٰ کی جغرافیائی سیاسی منظرنامے کو دیکھیں تو حماس اس علاقائی اتحاد کا حصہ ہے کہ جس میں ایران، شام میں لبنان حزب اللہ کا گروپ بھی شامل ہے۔ یہ گروپ مشرق وسطیٰ اور اسرائیل کے حوالے سے امریکی پالیسیز کی مخالفت کرتا ہے۔ دوسری طرف ایران کو حماس کا سب سے بڑا حمایتی اور مددگار سمجھا جاتا ہے، جو انہیں فنڈز، ہتھیار اور تربیت بھی مبینہ طور پر فراہم کرتا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔